ट्वेल्थ क्लास बेटा। अब हम अपने चैप्टर को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं। कल मैं आशा करता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स थी वो आप लोगों ने बेटा की होंगी। आज हम बात करते हैं आगे थोड़ा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ये क्या होता है? क्लियर बेटा? तो फेजर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट और बेटा वोल्टेज, क्लियर बात, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज रोटेटिंग वेक्टर्स along with proper phase angle between them is called phasor diagram। क्या मतलब हुआ कि जो आपका करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट और जो वोल्टेज होता है सेम फ्रीक्वेंसी के लिए, उसको हम एक रोटेटिंग वेक्टर में जो है आपका रोटेटिंग वेक्टर में उसको हम शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए ये एक तरीके से फेजर डायग्राम में होता है और हम इसमें बात करेंगे कि करंट और जो ईएमएफ होता है हमारा जो वोल्टेज होता है, ठीक है, उनका जो पाथ है अलोंग वाइज, क्लियर बात, यानी कि इस तरीके से जो एंगल है आपका मान लिया ओमेगा टी, तो इसके तरीके से वोल्टेज के हिसाब से करंट कितना बैकवर्ड मोशन करता है, कितना अपवर्ड मोशन करता है, यानी कि कहाँ से वो एक तरीके से आपका चलता है, क्लियर बात। इसको हम बोलते हैं बेटा फेजर डायग्राम। तो जब मैं बनाऊंगा तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा आगे। हम बात करते हैं आज कि जैसे हमारे पास तीन तरीके के रेजिस्टेंस हम लोग मानते हैं, ठीक है। अब तक आप लोगों ने तीन तरीके के रेजिस्टेंस पढ़े हैं। जैसे सबसे पहला क्या होता है बेटा आपका, सबसे पहला होता है ये मीन्स आर। दूसरा क्या होता है बेटा आपका, दूसरा ये होता है आपका मीन्स एल। और तीसरा क्या होता है बेटा आपका, तीसरा होता है यानी कि आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और आपका कैपेसिटेंस, क्लियर बात। तो आज हम बात करेंगे कि एसी के साथ अगर रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाए या इंडक्टेंस को जोड़ दिया जाए या कैपेसिटेंस को जोड़ दिया जाए, क्लियर बेटा, तो उससे करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, करंट का जो पाथ है वो किस तरीके से आपका ट्रेवल करता है, क्लियर बात। ये चीज आज हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा एसी सर्किट है, फर्स्ट एसी सर्किट कंटेन्स या containing only a resistor, यानी कि मैं सबसे पहले देखूंगा कि कोई रजिस्टर अगर जोड़ दिया जाता है। रेजिस्टेंस तो ये सारे हैं, लेकिन उन रेजिस्टेंस में से क्या चीज हम सबसे पहले कनेक्ट करना चाहते हैं इसी के साथ, रजिस्टर। तो ये बेटा वो रजिस्टर है आपका, आप सब जानते हैं इसको हम रजिस्टर बोलते हैं। तो इस रजिस्टर को अगर मैं एसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, क्लियर बेटा बात। तो एसी यहाँ पे हम जानते हैं वेरिएबल होती है कितनी, ई नोट साइन ओमेगा, ये बात क्लियर होगी। तो अब मुझे ये देखना है कि इस ईएमएफ से जो करंट का पाथ होता है हमारा, क्लियर बेटा बात, जो करंट का हमारा पाथ होता है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज को देखने के लिए आप लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, जो ईएमएफ है सबसे पहले वो तो कितना हुआ बेटा आपका, ई नोट साइन ओमेगा टी। अब लेकिन अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, अगर करंट इसमें आई आपका मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके से घूमेगा और ऐसे वापस आ जाएगा, क्लियर बात। तो अगर इस तरीके से आपका करंट जो है मूव कर रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो ईएमएफ है आपका, ठीक है, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपका, ये बराबर हो जाएगा आपका आई आर के। और ये आई आर आपका किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपका, ई नोट साइन ओमेगा टी। तो आप लोग जानते हैं कि हमें किसकी जरूरत है, हमें तो करंट की आवश्यकता है, इसी वजह से मैंने इसको ये लिखा। तो आपका जो करंट होगा आपके हिसाब से वो कितना हो जाएगा बेटा आपका, ई नोट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, क्लियर बेटा बात। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इक्वेशन के हिसाब से जो करंट होता था, ठीक है, जो हमने पढ़ा है, वो क्या होता था बेटा आपका, वो होता था आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर अगर आप करें सबसे पहले, तो आप देखेंगे कि जो आपका आई नोट का वैल्यू है वो तो कितना हो बेटा, ई नोट अपॉन आर। तो ये चीज हम जानते भी हैं
कि करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, जो पीक वैल्यू होता है, वो ईएमएफ के पीक वैल्यू के ऊपर ही क्या करता है बेटा आपका डिपेंड करता है। ये चीज हमें पता है पहले से ही, क्लियर बेटा। उसके बाद अगर हम देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये, ठीक है, तो आई इक्वल्स टू इसका, और अगर आप इसका कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि दोनों का जो फेज है, ठीक है, ये दोनों का फेज कैसा है बेटा आपका, ये तो सेम है, बात समझ में आई। इसका कर लीजिए तो आप देखेंगे कि जो दोनों का फेज है वो कैसा है आपका, वो तो सेम है। यानी कि इस बात से हमें क्या पता लगता है, इस बात से हमें ये पता लगता है कि जिस रास्ते को, ठीक है, सर्किट में चलते हुए जिस रास्ते को ईएमएफ फॉलो करेगा, उसी रास्ते को कौन फॉलो करेगा बेटा आपका, करंट फॉलो करेगा। बात समझे क्यों, क्योंकि दोनों का फेज कैसा है बेटा आपका, सेम है, बिल्कुल क्लियर बेटा बात। तो अब हम बात करते हैं जो हमने अभी पढ़ा फेजर डायग्राम, यानी कि इन दोनों के बीच का रिलेशन किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, मैंने अभी बताया था फेजर डायग्राम से, क्लियर बेटा बात। तो फेजर डायग्राम में ये एक तरीके से मैंने एक फेजर जो है वो बना लिया। तो मुझे पता है कि जो मेरा ईएमएफ है वो कितने एंगल पे मूव कर रहा है बेटा, ओमेगा टी पे। तो यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे खींच देता हूँ, कितने एंगल पे बेटा आपका, ओमेगा टी पे, जो कि मेरे हिसाब से रिप्रेजेंट करती है किस चीज को बेटा आपका, ईएमएफ को, मींस ई नोट को। बात क्लियर होती है। तो अगर ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट करती है, और मैंने अभी क्या पढ़ा कि जो करंट है वो भी क्या करेगा, उसी रास्ते पे मूव करेगा, यानी कि करंट भी क्या करेगा बेटा आपका, इसी रास्ते को फॉलो करेगा, और किस हिसाब से बेटा आपका, आई नोट के हिसाब से। बात समझ में आती है। लेकिन ध्यान रहे कि ईएमएफ से करंट हमेशा कैसे रहेगा बेटा आपका, पीछे, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस की वजह से कभी ये वैल्यू ना तो एक तरीके से एक दूसरे के इक्वल हो सकती है, और ना ही कभी करंट आपका ईएमएफ से बड़ा हो सकता है, क्लियर बेटा। तो ये चीज अगर आप देखें तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, इसको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मान लिया कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये कितनी होगी बेटा आपकी करंट के लिए, आई नोट साइन ओमेगा टी, और ये जो वैल्यू होगी बेटा ईएमएफ के लिए, ये कितनी होगी बेटा आपकी, ई नोट साइन ओमेगा। तो आप देख सकते हैं कि ओमेगा टी के हिसाब से, यानी कि फेज के हिसाब से, ये अपनी वैल्यू को क्या करते रहेंगे बेटा आपके, चेंज करते चले जाएंगे। तो इसमें याद रखने वाली बात यही है कि अगर हम किसी भी ऐसी सर्किट को किसी रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना है कि बेटा जो करंट होता है हमारा, जो ईएमएफ होता है, दोनों का पाथ कैसा होता है बेटा आपका, बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसी की बात अगर करें तो इसमें ग्राफ भी आपका बनाया जाता है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो ग्राफ किस किस के वर्सेस बनता है बेटा आपका, वही ओमेगा टी और आपका ई का या आई का, क्लियर बेटा बात। तो ई और आई को मैंने मान लिया कि वो आपके वाई एक्सिस पे है, इस तरीके से। थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि साइन के ऊपर ये दोनों चीजें आपकी डिपेंडेंट है। तो ये ग्राफ भी किसका फॉलो करेंगी बेटा, साइन का ही ग्राफ फॉलो करेंगी। तो आप जानते हैं कि साइन का ग्राफ कैसा होता है बेटा आपका, ये इस टाइप का। बात क्लियर है। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये किस चीज का ग्राफ है बेटा आपका, ये ग्राफ हुआ आपका ई का ग्राफ, ईएमएफ का। और ये जो वैल्यू है ये किस बात को रिप्रेजेंट करेगी बेटा, ये रिप्रेजेंट करेगी आपकी ई नोट को। बात समझ में। अब इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं करंट का ग्राफ देखूं तो करंट भी तो मेरा साइन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, और फेज भी सेम है, यानी कि जहां से ईएमएफ चला है वहीं से ही क्या चलेगा बेटा आपका, करंट जो है। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो हमारा करंट होता है, ठीक है, वो ईएमएफ से छोटी पीक रखेगा। इस बात को भी आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका पीक बड़ा नहीं होगा, ये छोटा पीक रखेगा, क्योंकि इसका वैल्यू कैसा होता है आपका, छोटा होता है, ठीक है, ई नोट अपॉन आर होता है। तो मेरे ख्याल में बेटा ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। आज आप लोग इसको पढ़ें, कल हम फिर आगे की बात करेंगे, ओके।